जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जस्टिस वर्मा इस समय वायरल हो रहे हैं। पूरे देश की खबरों में उनका नाम है, उनका चेहरा बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। उनके घर में अभी 14 मार्च को आग लगी थी, ऐसा बताया जा रहा है खबरों में। आग लगी तो उनके गुनाह कुछ सामने आए। गुनाह कैसे सामने आए दोस्तों? जब आग लगी तो परिवार वालों ने दमकल कर्मियों को बुलाया, आग बुझाई। जब आग बुझाई तो पता लगा एक कमरे में जूट की बोरियों में नोट भरे हुए, और वही नोट अब उनकी आंख के कांटे बन गए। दोस्तों, जस्टिस वर्मा के घर में जब एक कैश मिला तो पूरा केस चला। इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में पूरे केस को मैंने समझाया है। आज की इस वीडियो में छोटी सी हम केवल बात करेंगे दो टर्म्स की जो इस समय न्यूज में है, कोलेजियम और महाभियोग। क्या होता है कोलेजियम और क्या होता है महाभियोग, उसकी बात करेंगे। क्यों आया चर्चा में? जैसे ही यहां कैश मिला जस्टिस वर्मा के घर में, तुरंत ही ये बात आग की तरह फैली। सीजीआई संजीव खन्ना तक पहुंची और संजीव खन्ना ने तुरंत ही क्या करा, इस पूरे कैश कांड को देखने के लिए, समझने के लिए पूरी इन हाउस इंक्वायरी तो बिठाई, साथ में तुरंत कार्रवाई करते हुए जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिफ्ट कर दिया। और जब ये शिफ्ट करा तो ये कार्यवाही जो कोलेजियम कमेटी थी, कोलेजियम की पीठ थी, उसी पीठ के थ्रू हुआ। ये कोलेजियम की बैठक के 5 जजेस हैं, इन पांचों को बुलाया गया था और इन पांचों से ही पूछा गया कि भाई क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पांचों ने कहा कि भाई सबसे पहले इनका तबादला करिए, दिल्ली हाईकोर्ट से इनको भेजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में, बाकी इन हाउस इंक्वायरी होगी, उसमें देखेंगे क्या करना। तो यहीं से दोस्तों कोलेजियम शब्द आया। तो आज जानेंगे कि कोलेजियम आखिरकार होता क्या है। दोस्तों, कोलेजियम एक निकाय है, एक तंत्र है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही अलग अलग होते हैं। ये निकाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनके तबादले पर पूरा नियंत्रण रखता है। यानी किसी भी कोर्ट में अगर कोई जज की नियुक्ति होनी है या किसी का तबादला होना है तो यही कोलेजियम डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट का भी अपना कोलेजियम है जिसमें 5 लोग होते हैं, एक सीजीआई जो अध्यक्ष है और 4 अन्य जज। हर एक हाई कोर्ट का भी अपना एक कोलेजियम होता है जिसमें 3 लोग होते हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 उनके और जजेस। हाई कोर्ट जो भी अनुमोदन करता है, जिसके भी नाम की नियुक्ति करवाता है, उसका अनुमोदन वो सुप्रीम कोर्ट के इस कोलेजियम से जरूर करवाता है। इस कोलेजियम के अनुमोदन के बाद ही हाई कोर्ट फिर अपने आगे कार्रवाई करता है। अब दोस्तों, अगर हम कोलेजियम की बात करें तो कोलेजियम के बारे में बहुत सारी बातें आपको इस डायग्राम में यहां पर दिख रही होंगी। आप इसको पॉज करके या बाद में इसको पढ़ सकते हैं, एक ही पेपर में सारी मिल रही होंगी, लेकिन कुछ जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कोलेजियम की दोस्तों, तो कोलेजियम के जो भी मेंबर होते हैं वो रिटायर होने से पहले पहले तक ही काम करते हैं। रिटायर होने के बाद कोलेजियम का हिस्सा वो नहीं रहते। लेकिन अक्सर दोस्तों इस कोलेजियम की आलोचना होती है। वो क्यों होती है, उसके लिए इसके कार्यप्रणाली को समझिए। कोलेजियम क्या करता है? अगर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम जब भी किसी जज की नियुक्ति होनी होगी सुप्रीम कोर्ट में या तबादला होना होगा, उसके नाम का जो अनुशंसा है, नाम की सिफारिश जो है, वो सरकार तक पहुंचाता है। सरकार यानी संसद जो है उस पर पूरा अनुमोदन तैयार करती है, उसको पास करती है, और उसके बाद वो नाम राष्ट्रपति तक पहुंचता है। राष्ट्रपति उस नाम पर मोहर लगाता है और उस जज की नियुक्ति हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, या तबादला हो जाता है किसी और ब्रांच में। इसी प्रकार जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी यही काम करते हैं। वो भी किसी की अगर नियुक्ति करानी होती है अपने अपने कोर्ट में तो उसके नाम का अनुमोदन करते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को, यहां से जाता है संसद के पास, वहां से फिर राष्ट्रपति के पास, और फिर वापस से लौट के आता है हाई कोर्ट के पास और वो नियुक्त हो जाता है। इस प्रकार के काम रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी आलोचना जो है, ये काम बिल्कुल समझ में आ गया आपको, लेकिन अब आलोचना क्यों होती है उसको समझिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात हम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो कोलेजियम है ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते, ये बिल्कुल अपारदर्शी हैं। इनकी बैठक कब होती है, उस बैठक के बिंदु क्या होते हैं, उस बैठक में चर्चा क्या होती है, उस बैठक का निर्णय क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। बस बैठक होती है, निर्णय आ जाता है। नियुक्ति होनी होती है, किसी की नियुक्ति हो जाती है, बस खत्म। ना ही कोई मानदंड है, ना ही कोई पात्रता है, ना ही कोई बातचीत हो रही है, कुछ भी इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। और इसी अपारदर्शिता की वजह से यहां पर इसकी आलोचना होती है कि भाई न्यायपालिका के जो लोग हैं वो अपने ही अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, अपने ही अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं और मनमर्जी करते हैं और मनमानी करते हैं और भारतीय लोकतंत्र का गला घोटते हैं। इस प्रकार की बातें यहां पर आती हैं, इसीलिए आलोचना होती है। अब सवाल आता है कि अगर भाई ऐसी कोई चीज है तो फिर इसका कोई विकल्प है क्या? तो हाँ, बिल्कुल विकल्प है। सन 2000 याद करिए, हमारे भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे।
इन्होंने इस चीज को समझा, इन्होंने इस चीज को देखा और एक आयोग का गठन किया। उसका नाम था न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया आयोग। इनसे कहा कि भाई इस पूरी खामी को दूर कीजिए, इस व्यवस्था को पूरा पारदर्शी बनाइए। जब ऐसा हुआ तो जो ये वेंकटचलैया आयोग था, इन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश कर दी कि भाई हमें एक ऐसा आयोग बनाना पड़ेगा जो इस अपारदर्शिता को दूर करे और पारदर्शी हो। इस आयोग में कौन कौन होगा? इस आयोग में मुख्य न्यायाधीश होंगे, इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज होंगे, इस आयोग में भारत सरकार के कानून मंत्री होंगे, इस आयोग में एक व्यक्ति भी होगा जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद। इस प्रकार से 5 लोग होंगे और ये 5 लोग नियुक्ति और तबादलों पर निर्णय देंगे। इससे क्या होगा? सीधे सीधे सरकार का दखल हो जाएगा और जो अपारदर्शिता है वो नहीं रहेगी, चीजें पब्लिक होंगी। ये सिफारिश की थी वेंकटचलैया आयोग ने 2000 में। लेकिन दोस्तों भारत है तो भारत तो 50 साल पीछे चलता है, दुनिया 50 साल आगे चलती है, हम 50 साल पीछे चलते हैं। तो 2000 में ये वेंकट आयोग ने इसका सिफारिश किया, कुछ हुआ नहीं। 2014 में फिर हमारे पास नरेंद्र मोदी जी आए। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आए, इन्होंने तुरंत ही लोकसभा में इस प्रस्ताव को पास करा लिया। राज्यसभा में पास होने जा रहे थे उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दे दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो न्यायपालिका की प्राथमिकता को चोट करती है। जहां पर न्यायपालिका प्राथमिकता में नहीं है, उस हर चीज को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसको आगे नहीं आने देंगे। और इस प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दे दिया, इसको पास नहीं होने दिया। और इसीलिए आज भी हम कॉलेजियम व्यवस्था को दोस्तों ढो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी अपारदर्शिता है, मैं कभी उसका हिस्सा नहीं रहा हूं, लेकिन लोगों के जो अनुभव है मैं उसको आपको बता रहा हूं। तो ये है दोस्तों पूरी कॉलेजियम की व्यवस्था। इसी के साथ अगर हम बात करें महाभियोग की, तो महाभियोग भी दोस्तों चर्चा में है। महाभियोग चर्चा में क्यों है? क्योंकि जज को हटाने की बात चल रही है। तो आपको बता दें कि भारत में न्यायपालिका के पास 2 तरीके हैं जजों को हटाने के। सबसे पहला, अगर कोई भी जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, किसी भी जज पर कोई गलत व्यवहार का आरोप लगता है, अनुचित व्यवहार का आरोप लगता है, तब 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रिया बनाई थी जिसके तहत इन आरोपों के सापेक्ष सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है वो उन जजों से सवाल पूछता है कि भाई तुम पे क्यों आरोप लगे। उसका जवाब सुना जाता है। अगर जवाब संतुष्ट लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर सीजीआई जो है उस जज को वहां से इस्तीफा मांगता है उनका। जज अगर इस्तीफा दे दे तो ठीक है, खत्म कहानी हो गई। लेकिन अगर इस्तीफा ना दे तो यहीं से उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा जाता है। कि हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 124 और आर्टिकल नंबर 218। आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाए इस पर चर्चा की गई है, और आर्टिकल नंबर 218 में हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाए इस पर चर्चा की गई है। लेकिन ध्यान रखिए, जजों के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया। साफ तौर पर लिखा गया है कि सीधे राष्ट्रपति के मुहर से ही जजों को हटाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है एक बार समझ लीजिए। तो प्रक्रिया के लिए 1968 में कानून बना था हमारे यहाँ, जजेस इंक्वायरी एक्ट। जजेस इंक्वायरी एक्ट, इसके तहत क्या होता है? सबसे पहले किसी भी जज को अगर आपको हटाना है तो उसके लिए संसद में एक अनुमोदन, एक प्रस्ताव जाता है। अगर लोकसभा में जाएगा तो कम से कम 100 लोग प्रस्ताव लेके जाएंगे, तब तो प्रक्रिया शुरू होगी। अगर राज्यसभा में जाना है तो 50 लोग कम से कम ये बात कहेंगे कि भाई ये जज बेकार है, इसको हटाइए, तो कहीं जाके वो व्यवस्था शुरू होती है। अगर ये अनुमोदन हो जाता है, जो कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी हो सकता है, उसके बाद फिर एक त्रिस्तरीय मतलब 3 लोगों की एक कमेटी बनती है जिसमें या तो सीजीआई होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे, इसके अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। यानी 3 लोग ऐसे होते हैं जिनके अंडर में कमेटी बनती है। वो सारे आरोपों की जांच पड़ताल करती है, इंक्वायरी करती है। अगर वो आरोप गलत पाए गए तो बात खत्म, अगर आरोप सही पाए गए तब फिर क्या होती है? वोटिंग होती है पार्लियामेंट में। लोकसभा में प्रस्ताव गया है तो पहले लोकसभा में वोटिंग होगी, अगर राज्यसभा में गया है तो राज्यसभा में वोटिंग होगी। तो लोकसभा में गया है तो पहले लोकसभा में वोटिंग होगी, और वोटिंग भी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू दोस्तों देखी जाती है। यानी स्पेशल मेजोरिटी मिलेगी तभी वो पास किया जाएगा, वरना पास वो नहीं किया जाएगा। अगर 2/3 बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी मिल जाती है तो जज को वहां से हटा दिया जाता है, अगर नहीं मिलती है तो फिर से दोस्तों वो जज बना रहता है। दोस्तों ये कहानी है इम्पीचमेंट की। अब तक अगर बात करें तो इंडिया में किसी भी जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। हालांकि कई सारे नाम ऐसे हैं, जस्टिस रामास्वामी हैं, जस्टिस सौमित्रो सेन हैं, जस्टिस एस.के. गैंगेल हैं, जस्टिस पार्डीवाला हैं, जस्टिस सी.वी. नागार्जुन हैं। इन सभी पर दोस्तों इम्पीचमेंट के केसेस चले हैं। इनमें से कुछ केसेस जो थे वो साबित नहीं हो पाए, कुछ केसेस में इम्पीचमेंट से पहले ही जजेस ने इस्तीफा दे दिया। तो हालांकि किसी भी जज को आज तक महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है।
मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ चीजों के साथ, नई बातों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग मुझे दीजिए आज्ञा। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।